हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड मेंटल। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम केमिस्ट्री की क्लास 10 की सबसे पहली चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हम वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और ये चैप्टर आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में भी आने वाली है। तो बिना कि कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर में हम तो डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, आप समझिएगा, किसी भी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाँ भाई, अगर ये चीज़ है तो इसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, या हम ये उस चीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो हमें कोई प्रोसेस देखा, हम देखेंगे कि क्या इसमें ये चीज़ है, हाँ हमें ये चीज़ दिखी, हमें ये चीज़ दिखी, हमें ये चीज़ दिखी। इसका मतलब अगर ये चीज़ तीन चीज़ दिखी तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक एक केमिकल रिएक्शन की होती है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है एक केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आइए हम पहले केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। स्टेट आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तीन तरह की स्टेट होती है। सबसे पहले क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बोले यहां तक क्लियर। चेंज इन स्टेट कहने का यह मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आइस लिया, आइस किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड, और कुछ देर बाद आपने देखा कि ये वाटर बन गया, और ये किस स्टेट में रहता है, दैट इज लिक्विड। यानी कि इनिशियली आपने कुछ लिया और वो कोई मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है, और कुछ देर बाद छोड़ने के बाद आपने देखा कि ये तो लिक्विड में बदल गया या ये गैस में बदल गया। इसका मतलब जरूर इसमें कुछ प्रोसेस हुए होंगे या कोई रिएक्शन हुआ होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंज इन कलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जाम्पल। जब आप आयरन इनिशियली लेते हो तो वो कोई और कलर का होता है, लेकिन कुछ दिन अगर आप उसे बाहर अपने गार्डन वगैरह में छोड़ दो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ दिन बाद वो रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश कलर में वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब जरूर उसमें कुछ रिएक्शन हुआ होगा एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट पे, तभी तो उसका कलर चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री लैब जाते हो तो आपने मान लो एक बीकर लिया, उसमें आपका सॉल्यूशन मान लो रेड कलर का। ठीक है। और आपने एक टेस्ट ट्यूब में से उसमें कुछ डाला, और ये मिलने के बाद कलर मान लो ऑरेंज में बदल गया। तो इसका मतलब ऑरेंज में बदल गया या कोई दूसरे कलर में बदल गया। तो कलर कैसे बदला, जरूर उसमें कुछ रिएक्शंस हुए होंगे। इसका मतलब ये प्रोसेस के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व करा कि कलर चेंज हुआ। तो ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। तीसरा तीसरा क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सपोज आप केमिस्ट्री लैब गए, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने कोई एक सॉल्यूशन ले रखा है पहले से, और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी आपने कुछ सॉल्यूशन पहले से ऐसे भर रखा है। तब आपने जब इसे ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराया तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें से कुछ फ्यूम्स निकले, कुछ फ्यूम्स निकले। ठीक है। तो आपने बोला कि अरे भाई, हमने ये प्रोसेस करा और हमें फ्यूम्स देखने को मिले, तो इसका मतलब जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तब तो इसमें फ्यूम्स आए। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। बोलो क्लियर है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। आप केमिस्ट्री लैब गए, आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया। ठीक है।
आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें कोई सॉल्यूशन पड़ा और आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में वो एक सॉल्यूशन था और उसको आपने ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना चालू किया। कुछ देर बाद आपने जब इस बॉटम को टच करा कोनिकल फ्लास्क का, तो आपको वार्म महसूस हुआ, गर्माहट लगी। इसका मतलब वार्म कैसे महसूस हुआ? इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा यहाँ पर, तब तो आपको गर्माहट महसूस हुई होगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने जब कुछ देर बाद इसको मिलाने के बाद जब कुछ देर बाद हमने वार्म महसूस करी, इसका मतलब जरूर इसमें कोई रिएक्शन हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तब तो हमें गर्माहट महसूस हुई। इसका मतलब अगर हम किसी भी एक प्रोसेस में अगर ये 4 चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि ये प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन। बोलो क्लियर है? जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी में ले रखा है कि आपने क्या करा, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को बर्नर से जलाया, तो आपको क्या 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या क्या? दैट इज मैग्नीशियम रिबन आपने लिया, ठीक है, और उसको जब आपने बर्न किया तब आपको 2 चीज़ें देखने को मिली, एक वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट डैजलिंग फ्लेम और एक वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी। इसका मतलब जरूर यहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ होगा, तब तो हमें ये 2 चीज़ ऑब्जर्व हुई। इनिशियल में कुछ और था, बाद में हमें कुछ और देखने को मिला। बोलो क्लियर है? अब इस एक्टिविटी से आपसे एमसीक्यू में किस तरह के सवाल फॉर्म हो सकते हैं, हम वो देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हमने एक एलिमेंट जलाया और हमें वाइट डैजलिंग फ्लेम ऑब्जर्व हुआ, तो फिर बताओ कि वो एलिमेंट कौन सा होगा? दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि ये जो मैग्नीशियम रिबन को जला के जो हमने व्हाइट पाउडर ऑब्टेन किया वॉच ग्लास में, तो वो क्या होता है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो क्लियर है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हमने बर्न किया जो व्हाइट पाउडर हमें मिला, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? MgO। ये तो आपने सभी लोग जानते हो कि हम MgO कैसे लिखते हैं। Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं? 282, और ऑक्सीजन की अपन लिखते हैं 26, तो ये Mg2+ होता है और ये हो जाएगा O2-। एलसीएम लेते हैं तो 1 हो जाता है, और फिर अपन जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये बन जाता है MgO। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपके 3 MCQ बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को देखने से पहले मैं आपसे कुछ 2-3 आपको चेक पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा जाए सबसे पहला कि बर्न्ड यानी कि जलाया जाए, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है, जैसे कि आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ये माइनस, ठीक है। या तीसरा रिएक्टेड विथ एयर, या चौथा कंबशन, ठीक है। अगर ये 4 चीज आपको देखने को मिली, मान लीजिए आपको कहा गया कि हमने एक एलिमेंट लिया या कंपाउंड लिया A, उससे हमने बर्न किया यानी जलाया, ऑक्सीडाइज करवाया, ठीक है, या तो हमने उसे एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, या तो हमने उसका कंबशन कराया। अगर ये चीज हो गया, इसका मतलब A का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स A is being reacted with oxygen, that is oxygen। ये उसका सिंबल। बोलो क्लियर है? आप याद रखना, ये अगर ये 4 चीज मिल गया तो इसका मतलब हम उस चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। अब आइए हम सेकेंड एक्टिविटी पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हो रहा है, हमने कोई जिंक ग्रेन्यूल्स लिया और हम उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज H2SO4।
हमने जब जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो हमें कुछ गैस मिले, और वो गैस क्या होता है, दैट इज H2 गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस। बोलो क्लियर है? अगर हम इसे लिखे तो कैसे लिखेंगे? व्हेन जिंक granules dipped in dilute sulfuric acid, ठीक है, H2SO4 मैं यहाँ सिंबल यूज कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देन अ गैस इज evolved and that gas is hydrogen gas. That gas is hydrogen gas. बोलो यहाँ तक क्लियर है? दो एक्टिविटी, एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया तो हमें व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मिली, और साथ में व्हाइट पाउडर मिला, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स को डिप करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमें गैस मिली, एंड दैट गैस वाज हाइड्रोजन गैस। बोले यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। जैसे कि अभी हमने पहला दो चीज़ पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमें वाइट डैजलिंग फ्लेम मिली और वाइट पाउडर मिला, और फिर हमने जिंक ग्रैनुल्स को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली। तो हम इतना पूरा स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम इसे एकदम ब्रीफ डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हम नहीं चाहेंगे कि हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखें, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और उसी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से हमें उस पूरा सेंटेंस का अर्थ पता चल जाएगा, मीनिंग पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस डिफाइन कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दैट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of chemical reaction using appropriate symbols, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में होती क्या है। इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज दैट इज रिएजेंट या तो रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएजेंट और रिएक्टेंट्स का मतलब जो चीज हम उस प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है उससे पहले जो चीज हम इनिशियली, जो एकदम इनिशियली हमारे पास जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएजेंट्स बोलते हैं। दीज आर दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दैट इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से ही आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्शन होने के बाद जो चीज हम ऑब्टेन करते हैं हमारे पास आती है। रिएक्शन, दो चीज हमने इनिशियली लिया, यानी कि हमने इनिशियली रिएक्टेंट्स लिया, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद जो हमें फाइनली मिला उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। तो फाइनल thing we obtain after the reaction. This was before reaction and this is after reaction. बोलो देख, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है? appropriate symbols. जैसे कि हमने वहां पर अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम रिबन के लिए अप्रोप्रिएट सिंबल क्या हो जाएगा? दैट इज Mg। हमने जिंक ग्रैनुअल्स लिए तो जिंक ग्रैनुअल्स को दिखाने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? Zn। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट सिंबल। लेकिन क्या यहीं तक ये सही है? नहीं, इसके साथ हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे के लिए हम दिखाएंगे कि मैग्नीशियम किस स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जिंक किस स्टेट में, या जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में लिया वो क्या है? वो लिक्विड है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं दैट आर, जैसे अगर मान लो अगर कोई चीज सॉलिड में तो हम उसे क्या करेंगे? उसके बगल में ब्रैकेट में S लिखेंगे। अगर वो लिक्विड में है तो हम क्या करेंगे? उसके बगल में ऐसे L लिखेंगे।
अगर वो गैस है तो अगर उसके बगल में हम लिखेंगे G, और अगर वो इवॉल्व हो रहा है या बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, इफ इवॉल्व बाहर निकल रहा है, तो हम उसके बगल में ऐसे दो अपवर्ड एरो शो कर देंगे। बोलो कि इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। दो और चीज, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन प्योर लिक्विड भी नहीं है, तो प्योर सॉलिड जैसा भी नहीं है, एक कुछ बीच का है। ठीक है। तो उस बीच का हम दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। मैं आगे आपको जब केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं उसमें इसका यूज भी बताऊंगा करके, कि हम कैसे एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं एक क्यू से। ठीक है। एक और चीज होती है वो पीपीटी। पीपीटी का मतलब परसिपिटेट। ठीक है। इसका मतलब जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो, ठीक है, आपने मान लो एक कॉनिकल फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन कराया ऐसे, और ये सॉल्यूशन है। ठीक है। फाइनली आपने क्या देखा, जब सॉल्यूशन रिएक्शन हो गया तो आपने कुछ यहाँ पर सॉलिड रेसिड्यू आपको मिला। ठीक है। फाइनली हमने क्या मिला, सॉलिड रेसिड्यू मिला। क्या मिला, सॉलिड रेसिड्यू। तो ये जो सॉलिड रेसिड्यू सॉल्यूशन में बच गया, इसे हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। ठीक है। और पीपीटी या तो आप डायरेक्ट पीपीटी भी लिख सकते हो, या तो अगर जिस चीज का पीपीटी मिला है उसके बाजू में, उसके बगल में, मान लो हमें इस सॉल्यूशन में मिला कि ए है वो पीपीटी है, तो ए के बगल में या तो हम ऐसे पीपीटी लिख देंगे, या तो ए के बगल में हम ऐसे डाउनवर्ड एरो दिखा देंगे। इसका मतलब ये पीपीटी को ही शो कर। वो लोग क्लियर है यहाँ तक कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, जैसे कि हमने क्या बोला कि हम इनिशियली क्या लेते हैं, रिएजेंट्स लेते हैं या रिएक्टेंट्स लेते हैं, और हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। तो हम इसे दिखाते कैसे हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स, और हमें क्या मिला, प्रोडक्ट। ठीक है। ये एलएचएस साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और आरएचएस साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। और ये बीच में जैसे कि आप सम करते होंगे ना, जैसे 2 + 3 = 5, तो वो जो इक्वल टू के जगह पे हम यहाँ पर एरो दिखाते हैं कि एरो में हमें ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है। अभी मान लो दो रिएक्टेंट होता है, मान लो ए और बी रिएक्टेंट है, तो हम उसे कैसे, और हमें क्या मिला, उससे हमें प्रोडक्ट में डी मिलता है और सी मिलता है साथ में, तो हम कैसे दिखाएंगे, ए और बी यूजिंग प्लस सिंबल। रिएक्ट करा, फर्दर प्रोसीड करने के बाद हमें क्या क्या मिला, C + D एज अ प्रोडक्ट। यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, A और B जब रिएक्ट करते हैं और फर्दर प्रोसीड, ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करता है, तो हमें C और D एज अ प्रोडक्ट मिलता है। बोलो क्लियर है। और ये दोनों क्या हो गए, दैट इज रिएक्टेंट्स। ठीक है। कैसे लिखते समझ में और कैसे रीड करते हैं, ए और बी को रिएक्ट कराने पर फर्दर जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो हमें सी और डी एज अ प्रोडक्ट मिला। बोलो क्लियर है आगे यहाँ तक। ठीक है। अब राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। ठीक है। जैसे कि हमने पहला एक्टिविटी पढ़ा था, तो अगर हम उसे ऐसे लिखें, जो प्रॉपर हमने स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था कि मैग्नीशियम रिबन, when magnesium ribbon is burned, then white dazzling flame is observed and a white powder, या तो रेसिड्यू भी बोल लेते हैं, रेसिड्यू ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तब एक बात बताओ, इतना बड़ा लिखने के जगह पे अभी हमने क्या पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, तो कैसे, आइए देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, Mg ले लेंगे। मैग्नीशियम रिबन वहां पर किस स्टेज में था,
सॉलिड स्टेट में, तो इसके बगल में S लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, इसे बर्न कराया। तो मैंने आपको चेक पॉइंट में बताया था कि अगर आपको कहीं दिखा जाए कि हम किसी को बर्न कर रहे हैं या जलाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, दैट इज O2। बोलो क्लियर है। O2 कैसा किस स्टेट में होता है, दैट इज गैस स्टेट में। याद रखना मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो गैस इवॉल्व हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तब हम एरो का यूज करेंगे। तो क्या हम यहाँ पर एरो का यूज करेंगे, नहीं, ठीक है, ये याद रखना। फिर मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और फर्दर जब प्रोसीड कराया, तो हमें वाइट जो डेजलिंग लाइट है वो तो एज इट इज दिखेगी, ठीक है, वो तो हम ऐसे यहाँ पर नहीं लिख सकते वाइट डेजलिंग लाइट, बट जो हम प्रोडक्ट में हमें क्या मिला कि वाइट पाउडर मिला। किस चीज का वाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO, और ये किस स्टेट में था, सॉलिड। तो ये देखो हमने इतने बड़े स्टेटमेंट को एक सिंपल आधे लाइन के इक्वेशन में बदल डाला और हमें पूरा इसमें से ये भी मिल रहा है इंफॉर्मेशन की। ये देखो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में था, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने O2 के प्रेजेंस में जलाया गैस के, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला सॉलिड के फॉर्म में। बोलो क्लियर। सिमिलरली जो सेकेंड एक्टिविटी हमने देखी थी क्या, कि when zinc granules are dipped in dilute H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड, और उसमें जो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हुआ, लेकिन जो यहां पर हमें, एक मिनट, यहां पर ये जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ये सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी। बोलो क्लियर है, ये किस चीज की होगी, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो हम कहा थे, हाँ, इज इवॉल्व्ड एंड अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन में बदलेंगे। कैसे, जिंक ग्रैनुल्स, हमने क्या लिया, जिंक, तो उसको कैसे दिखेंगे, Zn से। किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। हमने किसके साथ डिप किया उसको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिप किया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, डाइल्यूट लिखना भी जरूरी है। अगर आपसे कहा जाता कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप ऐसे कॉन्क डॉट लिखते, और अगर आपसे कहा गया कि डाइल्यूट, तो आपको ऐसे DIL डॉट लिखना पड़ेगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दैट इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में था, प्योर लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, रिएक्ट कराया और फर्दर जब प्रोसीड कराया, तो हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट की जो फॉर्मूला होती है दैट इज ZnSO4। और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा था एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, कि जो ना प्योर लिक्विड होती है, कुछ समथिंग इन बिटवीन सा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ZnSO4 का हमें एक्वा सॉल्यूशन मिला, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। और साथ में हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 और यहाँ पर G। और हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो हुआ इवॉल्व हो रहा था, दैट इज रिलीज हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एरो यूज करेंगे। इस एरो का मतलब क्या, कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा था एज अ प्रोडक्ट में। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर फिर देखो, इतने बड़े स्टेटमेंट को हमने एक लाइन के इक्वेशन में बदल डाला, तो ये कितना इजी हो गया कि हमें उतने बड़े स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख देंगे और उसी केमिकल इक्वेशन से हमें उस रिएक्शन के बारे में पूरा आइडिया मिलेगा। क्या, जैसे कि यहाँ पर देखो, जिंक हमने क्या, जिंक ग्रैनुल्स लिया, सॉलिड फॉर्म में था, फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 में उसे डिप किया, तो हमें एक एक्वस, ये फिर रिएक्ट किया, ये फर्दर प्रोसीड करने के बाद हमें क्या मिला, हमें एक्वस सॉल्यूशन मिला। वो कौन सा एक्वस सॉल्यूशन था, ZnSO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन मिला। साथ में ये देखो हाइड्रोजन गैस मिला जो कि उससे इवॉल्व हो रहा था। बोले यहां तक क्लियर है। इसका मतलब हमने कितने इजीली से केमिकल रिएक्शंस को एक छोटे से स्टेटमेंट में बदल डाला, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि हम केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम उस प्रोसेस में हम चार चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या चार चीज,
चार चीज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। फिर हमने दो एक्टिविटी देखी, मैग्नीशियम रिबन और डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमने जिंक ग्रेनुल्स को डिप कराया। फिर मैंने आपको कुछ चेक पॉइंट बताया, क्या कि अगर किसी एलिमेंट को आपको कहा जाए कि उसे बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है या ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है या एयर के प्रेजेंस में आपको रिएक्ट करवाया जा रहा है या उसका कंबसन हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। बोलो क्लियर है। फिर हमने देखा कि अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स। हमने देखा कि रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती है, एप्रोप्रिएट सिंबल्स क्या होती हैं। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस और प्रेसिपिटेट का हमने क्या सिंबल्स देखा। फिर हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से हम एक केमिकल जो बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वर्ड्स में, सेंटेंस में, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। बोलो क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब देखा। आगे के लेक्चर्स में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम सीखेंगे कि मैं उसमें 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे कि कैसे हम स्टेटमेंट को केमिकल रिएक्शंस में यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स हम कैसे लिखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होता है, और इसी प्रकार हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching this video.